रोटेशनल मोशन ये क्या होता है? एंगुलर मोशन भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति या कोणीय गति। कोणीय गति भी बोलते हैं हिंदी में। एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। देखो इधर, इसको पढ़ने से पहले हम लोग मोशन जो सिंपल गति है या जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, सीधी वाली गति, वो हम पढ़ चुके हैं। सीधी गति, अगर कोई चीज सीधे ऐसे जा रही है तो सीधी गति है, लेकिन अगर वो एक ऐसे रोटेट कर रही है तो ये क्या है? एंगुलर मोशन है। हम ये पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ना है। लेकिन ये वाला तभी समझ में आता है जब ये वाली चीजें हमको पता हो, क्योंकि उसके बिना नहीं, क्योंकि लगभग लगभग वही कॉन्सेप्ट सब अप्लाई होते हैं और थोड़ा ट्रिकी तरीके से और अप्लाई होंगे, नाम थोड़ा और बदले होते हैं। मैं कुछ नाम यहां पर लिख रहा हूं लीनियर मोशन में जो हमने पढ़े, ठीक है, वो बस इसलिए कि थोड़ा दिमाग में चीजें रिवाइज हो जाए। डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं, सबको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? अंशु बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, रुक जाओ, अंतर बताएगा। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? देखो रितेश बताओ, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है? बताओ अल्पना। ऐसे बताओगी? बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसे बताओगी नहीं ऐसे। बताना क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें दिशा नहीं देखी जाती। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, ये बताना होता है बस। डायरेक्शन देखा जाएगा आप। चलो, तो अच्छा, इसके बाद v वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब दूरी अपान समय। ये क्या होता है? वेलोसिटी मतलब वेग होता है, सबको पता है। फिर एक्सेलरेशन पढ़ा था, त्वरण जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब वेग में, वेलोसिटी में परिवर्तन। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन बोला जाता है। फिर हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था, पी होता है जिसको एम वी बोलता है, मास इनटू वेलोसिटी बोला जाता है ना। और क्या पढ़ा था इसमें? इंपल्स भी पढ़ा था, एक आवेग। ये तो संवेग हो गया। एक आवेग पढ़ा था, आवेग, इंपल्स। पता है फॉर्मूला? एफ इंटू डेल्टा टी करने के लिए कोई बल लगता है। ऐसे हमने ये सब चीजें लीनियर मोशन में पढ़े थे, ये नाम, ये सब संवेग का काम क्या है, आवेग का काम क्या है, ये वैसी ही कुछ चीजें इसमें भी आएंगी सब। लेकिन जहां जो आएगा बस उसके नाम के आगे एंगुलर लग जाएगा, ज्यादातर जगहों पर एंगुलर मतलब कोणी। ठीक है, चलेगी वही चीजें। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला कहाँ गया? एक चीज तो ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज समझना। देखो इधर, जब कोई चीज रोटेशनल मोशन कर रही है, घूम रही है, एक डिस्क है जो घूम रही है, तो इसमें दो तरीके की गतियां होती हैं। कितनी तरीके की? तो पहली चीज तो ये, वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर मोशन मतलब एक ही गति। इसमें हमें दिख एक रही है, लेकिन ये इसमें दो गतियां, दो मोशन होंगे। ठीक है, सबसे मुश्किल काम तो यही है। ये समझ गया तो समझ लो आधा चैप्टर आगे वाला समझ में आता है। और समझना मतलब कुछ नहीं है, बस इमेजिन करना है ये चीज कैसे होता है। कहने का मतलब क्या है? इसमें दो तरीके की गतियां हैं सिर्फ। एक को बोलेंगे हम लोग रोटेशनल, और दूसरे को बोलेंगे लीनियर, या जिसको हम लोग रेखीय गति बोलते हैं। और एक को क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल स्पीड, मतलब कोणीय, और दूसरे को
रेखीय गति। अब समझना, और गति की हमें परिभाषा पता है, v क्या होता है, d अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट दूरी अपॉन समय, ये क्या होता है, गति। अब देखते हैं क्या है। पहले तो मैं बता रहा हूं कि रेखीय गति, ये तो हमें पता है, इसी का ये फॉर्मूला है। रेखीय गति क्या होती है, d अपॉन टी होती है। इधर देखो, तो अगर मान लो, देखो ये सर्कल में घूम रही है, कोई चीज है, कोई डिस्क है, घूम रही है, तो देखो यहां से ऐसे ऐसे गई, ये इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो ये पूरी दूरी आप नाप लो, जैसे आप सीधे नापते थे। मान लो किसी रोड पे जा रहे हो, लेकिन ये घूम के जा रहे, आ गए फिर वही जगह पे, वैसे दूरी नाप लो आप। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे, इसमें एक रेखीय गति भी है। अच्छा, आप जब सर्कल में नाप रहे हो पूरा ये वो है, तो यहां पर देखो क्या लिखा, सरकमफेरेंस, परिधि। यहां पर ये दूरी क्या हो गई, पूरी एक परिधि हो गई, परिधि अपान समय, ये इसकी लीनियर गति हो गई, रेखीय गति हो गई। कितनी दूरी तय की गई, ऐसे सर्कल मान लो, चलो वो एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, अभी ऐसे समझो, ग्रह उपग्रह वाले फिर ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे घूम के। अब दूसरी गति जो होती है वो ये होती है कि ये जो है, ये एक सेकंड में कितनी स्पीड में चल रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। एक तो रेखीय गति हो गई ये वाली, कि कितनी दूरी तय की गई कितने समय में। ठीक है, इसलिए वो लिखा हुआ है, देखो, सरकमफेरेंस अपॉन टाइम, वी अपॉन, ये रेखीय गति हो गई। और दूसरी इसकी कोणीय गति भी है। कोणीय का मतलब क्या है, कि वो एक सेकंड या एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है वो डिस्क, जिसको अपने इसमें आरपीएम में नापा जाता है। आरपीएम वर्ड सुना है, ये हमने लिखा भी था पहले यूनिट वाले में भी, कि कोई भी चीज, जैसे गाड़ी का पहिया है, वो कितनी स्पीड में घूमता है, ठीक है, उसको आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है। या आरपीएस भी कर सकते हो, रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी आप देख सकते हो, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक है, वो नंबर ऑफ राउंड देखे जा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, उसको कोणीय गति बोलते हैं। और कितनी दूरी तय की जा रही है कितने समय में, उसको रेखीय गति बोलते हैं। तो जब रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें दो तरीके की गति होती है। पहले तो हमें ये चीज लिखनी है, जो रेखीय गति होती है उसको v से दिखाया जाता है, और जो कोणीय गति होती है उसको ओमेगा से दिखाया जाता है। कोणीय गति क्या होती है, ओमेगा, जिसको आरपीएम में भी हम नाप सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। पहले हम लिखेंगे कि रोटेशनल मोशन में दो तरीके की गतियां, ये चीज ऐसे लिख ही लो, जिससे जब कभी पढ़ो तो थोड़ा याद रहे, कि जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें दो तरीके की गतियां, मोशंस। पहला, पहले नीचे वाला लिखेंगे, पहला लिखेंगे लीनियर मोशन होता है। लीनियर मतलब रेखीय गति, लीनियर मोशन। और आगे लिख देना, लीनियर मोशन को v से दर्शाते हैं, उसकी गति को। रेखीय गति को किससे डिनोट वो करते हैं, v से, जो स्पीड होती है हमारी रेखीय गति, सिंपल मोशन वाली वो। हाँ, स्मॉल v से स्पीड दिखाते हैं ना, लीनियर अभी हमने पढ़ा था, नॉर्मल मोशन जो भी चल रहा है उसको v से ही दिखाते हैं। ठीक है, और नंबर टू, दूसरा, यही बस ये एक्स्ट्रा आ जाता है, इसीलिए ये टॉपिक अलग हो जाता है ना, रोटेशन वाला। दूसरी गति को क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पीड, कोणीय गति, क्या बोलते हैं, सेकेंड वाली, ये इंपॉर्टेंट है। एंगुलर स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी पे लिख देना इंपॉर्टेंट, और इसको समझना है सही से। एंगुलर स्पीड, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है, ये लिख देना, रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, आरपीएम, एक मिनट में या एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, लिख देना पूरी बात हिंदी में ऐसे, इसको आरपीएम में काउंट करते हैं।
कभी पंखा लो, इधर सुनो, इधर सब लोग, जब ये फैन भी लिए जाते हैं ना, तो उसमें कभी अब लेना हो तो ना लेना हो तब भी ऐसे फ्लिपकार्ट अमेजन में देखना, तो हर फैन की मोटर का आरपीएम लिखा होता है, ठीक है, कि कितनी स्पीड में घूमेगा ये। इसलिए जब फैन लिए जाते हैं तो देखा जाता है कि आरपीएम कितना है, या तो ऐसे तो कभी देखा नहीं। तो आरपीएम से आपको पता चल जाएगा फैन कितनी तेज रोटेट करेगा, घूमेगा। कार का आरपीएम देखा जाता है कि भाई कार कितनी तेज भागेगी, तो महंगी कार ले लिया, आरपीएम स्लो है, मतलब वो धीरे धीरे घूमेगी, वो चलेगा वो ना। तो वो कोणीय गति के लिए क्या होता है, आरपीएम देखा जाता है, ओमेगा। अच्छा, इस रेखीय गति और कोणीय गति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, और उसको बोलते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या होता है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब रेखीय गति, आर मतलब जिस दूरी पर जितनी रेडियस है उसकी, सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं ना, कितने रेडियस पे मोशन हो रहा है, और ओमेगा मतलब कोणीय गति। ये फॉर्मूला लिखना है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या नहीं समझ में आया? ये इन दोनों मोशन के बीच में रिलेशन है। ये थोड़ा सा देखो, इसीलिए कहते हैं ना, फिजिक्स के लिए थोड़ी सी मैथ तो ठीक ठाक होनी चाहिए ना। फिजिक्स मतलब इसलिए मैथ वो होती है। देखो इधर, ये आर्क का फॉर्मूला होता है फिजिक्स में, अगर ये एस दूरी है इतनी, और ये थीटा एंगल है, आर ये है, तो एस इज इक्वल टू, क्या कहाँ गया, हाँ, तो एस इज इक्वल टू होता है आर थीटा। क्या होता है? आर थीटा। और फिर इसी से ये फॉर्मूला निकाला गया, वी अपान आर ओमेगा, इसी से निकाला जाता है ना। रेट ऑफ चेंज इनका निकालते हैं, बस टी से दोनों को मल्टीप्लाई, इधर से इधर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या जिसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी हम कर सकते हैं ऐसे। एस अपॉन टी जो होता है ना, दूरी अपान समय, ये क्या होता है, वी, अभी हमने पढ़ा। दूरी अपान समय क्या होता है? वेलोसिटी, वेग का फॉर्मूला होता है। ये आर होता है, ये डी थीटा अपॉन डी टी होता है। डी लगा देते हो, डी मतलब कितना एंगल कितने समय में कवर किया गया, इसी को रोटेशन की गति, कोणीय वेग कहते हैं, जो अभी हमने ओमेगा लिखा। ओमेगा का मतलब क्या है? कोणीय वेग। कोणीय वेग लिखा हमने, मतलब कितना थीटा, ये थीटा मतलब एंगल है, कि कोई चीज कितना थीटा कवर कर रही है, ये एंगल कवर कर रही है कितने सेकंड में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला आ जाता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, लेकिन डेरिवेशन काम, मैंने बताया ना, काम का नहीं। जिसको ज्यादा फिजिक्स वो चाहिए, वो लिख सकता है बस। हाँ लेकिन नहीं, लेकिन कम से कम मैथ में तो ये काम का होता है। मैथ में तो पता होता है आर्क का फार्मू, मैथ में, हाँ, चाप का फार्मूला पता होना चाहिए। चाप क्या होती है? त्रिज्या इंटू कोण, हाँ, ओमेगा। अच्छा हाँ, देखो एक चीज और ये आ गई, ओमेगा की यूनिट, कोणीय वेग की यूनिट, जैसे वेग को हम क्या कहते हैं, देखो सुनो, ये चीज चलो फिर लिखनी पड़ेगी। वेग, वेलोसिटी को हमने बोला एस अपॉन टी, दूरी अपान समय, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्पीड देखी जाती है। अब कोणीय वेग अब आपने आपको देखना है, तो इसका मतलब क्या है? थीटा अपॉन टी, ये दूरी, यहां पर कोणीय दूरी देखी जाएगी। कोणीय मतलब ये दूरी ऐसे 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 देखोगे आप, कोणीय वेग में, बस दूरी बदली गई, समय तो वही रहेगा, क्योंकि स्पीड ये भी है। कितनी बार लिख रहा हूँ, ये रेखीय है, हिंदी हिंदी में फिर से लिख रहा हूँ, ये है रेखीय वेग, और ये है एंगुलर स्पीड, कोणीय वेग। बस दूरी की जगह कोण आ गया, यहाँ पर एंगल आ गया, कितना एंगल कवर कर रहा है सर्कुलर मोशन में। इसलिए अब ये थीटा की वैल्यू किस में होती है, ये पूछ रहा था मैं। कोमल बताओ।
यहां पर तो दूरी, नॉर्मल दूरी मीटर में देखी जाती है। थीटा जो है या एंगुलर डिस्टेंस, ये किस में कैलकुलेट की जाती है? हाँ, बोलो बताओ। 90 थीटा ये क्या होता है? 90 थीटा भी कुछ होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन पर दो एक्स्ट्रा यूनिट लिखे। एसआई यूनिट देखो जब पढ़ा होगा, उसमें 7 मेन यूनिट और दो एक्स्ट्रा लिखी होंगी, उसमें रेडियन। इसलिए कोणीय वेग की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। ये बहुत पूछा जाता है। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? ये दोनों एक जैसे लिख देना, ये वैसे बना दो, फॉर्मूला ही लिख दो। ये तो वो काम की चीज है, मैथ है ये। चाप का फॉर्मूला नहीं है? नहीं तुम्हारे सब सिलेबस में, मैथ में तो होगा सबके। चाप, चाप भी लाओ लिख देता हूं। एस मतलब यहां पर क्या है? चाप। आर मतलब त्रिज्या, इंटू थीटा मतलब एंगल। तो चाप इतने ऐसी होती है। ये यूनिट सबसे काम की है कि एंगुलर मोमेंटम की, सॉरी मोमेंटम बोला, एंगुलर स्पीड जो होती है, कोणीय वेग, उसकी यूनिट क्या होती है? थीटा को रेडियन में हम नापते हैं, एंगल को। स्टेरेडियन क्या होता है? जब रेडियन नहीं पता तो स्टेरेडियन भी नहीं बताओ। आयुष बताओ। कोमल बताओ। पलक बताओ। पूछा क्या? ये रेडियन लिखा है, एक और होता है स्टेर। एसआई यूनिट जब लिखी पड़ी होंगी तो उसमें 7 बेसिक यूनिट लिखी होंगी, दो कॉम्प्लीमेंट्री लिखी होंगी सबके पास, सहायक यूनिट। उसमें एक लिखी होगी रेडियन, एक लिखी होगी स्टेरेडियन। रेडियन एंगल के लिए और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए, जो 3 डायमेंशनल होता है उसके लिए स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन अलग से लिखा लिखा है, लिखा है। हम्म। हाँ लिखा सब है उसको। हाँ चलो। अच्छा एक चीज यहां पर देखो, सुनो इधर। ये टफ चीज है लेकिन फिर भी समझना है। और एक जहां पर हमने लीनियर भी लिखा है वहां पे लिख देंगे और इसको समझेंगे। इधर देखो, इससे वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। देखो ये लोग एक डिस्क पे ये घूम रही है, खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये देखा जाए कि लोग मतलब कितने चक्कर लगा रहे हैं, तो सब ये बराबर चक्कर लगाएंगे, बराबर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। सुनना, हाँ सुनो देखो, अगर मान लो 1 मिनट में 100 चक्कर लग रहे थे, आरपीएम कितना था? 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो चाहे यहां खड़ा हो चाहे यहां खड़ा हो, सब 100 बार घूमेंगे। आरपीएम मतलब जो डब्ल्यू होगा वो बराबर होगा, चाहे इधर खड़े हो इधर उधर उधर खड़े हो। ये ओमेगा, जो डब्ल्यू मतलब ओमेगा, बराबर होगा। लेकिन कोणीय वेग, लेकिन जो रेखीय वेग होगा, लीनियर, ये अलग अलग होगा। ये देखो, ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ऐसे ऐसे घूम के आएगा। जबकि ये जो यहां पर है, ये कोई दूरी ऐसे नहीं तय करेगा, बस यहीं पे घूमेगा। समझ में आ रहा है कि कोणीय वेग जो है वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, जबकि जो रेखीय वेग है वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। इसलिए जो बिल्कुल केंद्र में होता है, उसका रेखीय वेग जो होता है वो जीरो होता है। जीरो, क्योंकि कोई दूरी तय नहीं करता। इसलिए जब सर्कुलर मोशन के बीचों बीच जो कोई चीज खड़ी होगी, उसका रेखीय वेग जीरो होता है। कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग सबका एक जैसा होता है, क्योंकि वो आरपीएम पे निर्भर करता है अलग से। ये लाइन लिखनी है रेखीय वेग पे, कि जो केंद्र में खड़ा होगा, बिल्कुल डिस्क के केंद्र पे खड़ा होगा, या केंद्र वाला जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, उसका रेखीय वेग, स्पीड जो होती है वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती।
और देखो सेंटर से जितनी दूर खड़ा होगा उतनी तेज घूमेगा वो, उतनी तेज चक्कर लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर आरपीएम होंगे। समझ में आ रहा है सौम्या? नहीं आ रहा? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ सेंटर पे ये वाला देखो, तो यहाँ पर सेंटर पे क्या वी हमें निकालना है, वी वाली की बात, तो डी अपॉन टी, तो सेंटर पे तो डी जीरो हो गया, इसलिए हमने लिख दिया रेखीय वेलोसिटी जीरो। जब यहां पर पहुंचे तो डिस्टेंस हो गई कुछ बढ़ गई, तो वी बढ़ जाएगा। जो बिल्कुल कोने में पहुंचेगे डी बिल्कुल पूरा हो गया, पूरी रेडियस हो गई, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। तो सेंटर से जितना दूर जाओगे उतने ज्यादा रेखीय वेग बढ़ता चला जाएगा, प्रपोर्शनल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रेखीय वेग बढ़ेगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है, कितने चक्कर लगा रहे हो वो बराबर रहेगा सबका। ठीक है, ऐसे से नहीं है, लिखना है, पॉइंट ये है। जब क्वेश्चंस ऐसे कुछ ऐसे ट्रिकी वाले मिलेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन जब कम से कम चीजें याद हो तभी तो वो आएगा समझ में। हाँ, चलो अब देखो एक चीज है, बस इतनी ही सुनना इधर, बस इतनी ही चीजें जो थी वो काम की थी इसमें, बस बाकी की चीजें बहुत आसान है। ठीक है, एक तो इसका नोट डाल के हम लोग यूज लिखेंगे, इस्तेमाल, कोड़ी और एक ही वेग। हाँ, अरे जो ये अभी लिखा कोड़ी और रेखी योग का, वेग का, इसका यूज। और पहले एक चीज समझ, ये मैं बना रहा हूं इससे थोड़ा सा, देखो इधर सब लोग, देखो इधर, ऐसी ऐसा कोई ग्लास है, एक तरफ पतला है एक तरफ ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, इसको जैसे मतलब ऐसे समझ लो, और सबने ये ऐसे किया हो, वो किया होगा कि गाड़ी, कोई खिलौना है, उसका एक पहिया एक तरफ का निकल जाए, चाबी भर के आपने चलाया तो क्या है, वो फिर घूमने लगेगा वहीं पे घूमने लगेगा। वैसे यहां पर है कि अगर ये बराबर होता बिल्कुल ऐसे, अरे सुन लो, हाँ लट्टू, ये बराबर होता है इधर इधर, और आप इसको ऐसे धक्का दे देते तो ये सीधा जाता। लेकिन एक तरफ अगर धक्का है, तो आपने अगर इसको धक्का दिया तो ये सर्कुलर मोशन में चलने लगेगा। अरे हाँ, वही वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करने लगेगा, जब अगर आपने ऐसे किया तो इसको आप धक्का दोगे तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन में चल जाएगा, होगा ना, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में चल जाएगा। इस टेक्निक का यूज करके जो ट्रेन्स होती हैं उनके डायरेक्शन को मोड़ा जाता है। जो ट्रेन होती हैं उनकी जो पटरियां बनाई जाती हैं और जो उनके व्हील बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं। देखो इधर, इधर एक तरफ पतला हिस्सा, दूसरी तरफ मोटा हिस्सा, फिर इधर एक तरफ मोटा दूसरी तरफ पतला, ऐसे हिस्सा बनाया जाता है। ये पटरियां हैं ट्रेन की। और हमने अ, अभी हमने एक चीज लिखी थी कि जितना दूरी होगी उतनी ज्यादा स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी सेंटर से, और एक तरफ की स्पीड तेज हो जाएगी, दूसरी तरफ की कम रहेगी, तो क्या है, मुड़ने लगेगी ट्रेन अपने आप, जैसे वो ग्लास मुड़ जाता है। तो इसलिए देखो, ये पटरी अगर उधर की तरफ मोड़नी है, ये पटरी उधर जा रही है, मतलब सेंटर से आप देखोगे, सेंटर से देखोगे जिधर से मुड़ रहा है, जिस तरफ डायरेक्शन है, इधर से देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये हिस्सा कम है, ये बड़ा है, वही ग्लास वाला सिस्टम है बस, और आपने इसको रोटेट कर दिया तो इधर की तरफ ये डायरेक्शन बदल देगा, चेंज करने लगेगा, और ट्रेन जो है इधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ट्रेन के व्हील्स का जो इस्तेमाल, जो पहिए बनाए जाते हैं
उसमें भी रेखीय गति और कोणीय गति का जो हमने नियम लिखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि जो दूरी है, रेखीय गति जो होती है, लीनियर मोशन, वो सेंटर से डिस्टेंस पर निर्भर करता है, कितनी दूरी पर। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके ट्रेन की दिशा को बदला जाता है। तो हम पहले ये नोट डाल के लिखेंगे कि ट्रेन, इसको ऐसे बना लेंगे। कहाँ गया हमारा डायग्राम? ऐसे वाला, ये वाला डायग्राम। हम्म। क्या? बहुत बोरिंग है? कोई नहीं, लिखो। हाँ, ऐसे मुड़ तो गई अभी, ये ग्लास मुड़ नहीं गया? ग्लास मुड़ा नहीं मुड़ा? अब ये सोचो, इसको इमेजिन करो, ये मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा अगर आप स्पीड इसमें धक्का दोगे? देखो इधर, अब समझो। इधर, बस इधर देखो, समझो। ऐसे समझ में आ नहीं रहा, ज्यादा समझाओ तो अभी और बोरिंग लगेगा। आप समझ, पहले समझना क्या क्यों कैसे होता है ये। इधर देखो कि हमें क्या करना है। देखो, जब अगर आप किसी चीज को रोल करोगे, ग्लास हम एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एक सीधा है बिल्कुल, और एक में एक तरफ हिस्सा पतला है, दूसरी तरफ मोटा है। ठीक है, अगर आपने ऐसे उसको रोटेट किया, तो मतलब आरपीएम, चक्कर लगेंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट, कोणीय गति आएगी। और कोणीय गति हर जगह की समान रहती है, हमने देखा अभी, अभी पढ़ा था हमने। डब्ल्यू क्या रहता है? समान। आरपीएम बराबर लगेंगे, चाहे दूर हो चाहे पास हो, चाहे यहां पर हो चाहे वहां पर हो, चक्कर ये इतनी बार ही घूमेगा। ठीक है, अब उतनी बार घूमने के लिए, अब ये छोटी दूरी है, यहां पर ये बड़ी दूरी है, तो इसलिए जो चक्कर, जब आरपीएम बराबर लगने हैं, तो इसलिए जो बड़ी स्पीड तरफ वाली चीज होती है, उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ज्यादा तेज घूमना पड़ता है बराबर आरपीएम के लिए। तो ये वाला हिस्सा ज्यादा तेज घूमेगा, ज्यादा फास्ट घूमेगा, जो चौड़ा हिस्सा होता है। कम जो छोटा हिस्सा होता है वो स्लो घूमेगा। तभी वो आरपीएम बराबर हो पाएंगे टोटल पूरे के। जब ऐसा होगा तो वो एक तरफ मुड़ जाएगी, डायरेक्शन मुड़ जाएगा उसका। ये इस फॉर्मूले पे अप्लाई होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ट्रेन मुड़ती है। अब समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, तो लिख देना वी अपन आर आर ओमेगा। ठीक है, और ट्रेनों को मोड़ने के लिए की पटरियों को ऐसे बनाया जाता है ना, एक तरफ डिस्टॉर्टेड लिख देना, डिस्टॉर्टेड बनाया जाता है। लिखो, पहले ये फॉर्मूला लिखो, वी अपॉन आर ओमेगा, वी अपॉन आर ओमेगा। फिर लिखो ट्रेन की पटरियां, पटरियों को या ट्रेन को मोड़ने के लिए एंगुलर स्पीड और रेडियल स्पीड। ठीक है, इन चीज, इनका ही यूज किया जाता है। और एक पटरी ऐसे बनाना जरूर लिखना, ये हिस्सा तेज घूमता है, फास्ट मूव करता है, और ये हिस्सा इधर देखो, स्लो मूव करता है। जब ऐसा होगा तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, वो रोटे मतलब मूवमेंट हो जाएगा, अपना दिशा को बदल देंगे। जब भी ऐसा कुछ होगा, एक तरफ फास्ट हो जाए, दूसरी तरफ स्लो हो जाए, तो हमेशा जो छोटा हिस्सा है वो स्लो घूमेगा, बड़ा हिस्सा जो है वो फास्ट घूमेगा। आरपीएम बराबर रखने हैं, और इस वजह से ट्रेन मुड़ जाती है। बस चलो, ठीक हो गया। अब अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जल्दी से हेडिंग डालेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग, नहीं, पहले टॉर्क लिखते हैं। कहाँ गया? टॉर्क है ही नहीं। टॉर्क लिखते हैं, हेडिंग जल्दी से डालते हैं। टॉर्क, या मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, आघूर्ण, टॉर्क। सिंबल इसका होता है टाउ, जे नहीं, उल्टा जे, टाउ बोलते हैं।
ये इसका सिंबल होता है बल आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो जैसे लीनियर मोशन में फोर्स था बल, इधर देखो कि किसी कोई भी गति कराने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, गति कराने के लिए। वैसे ही सर्कुलर मोशन में उसकी जगह पर क्या है, टाउ। ये घूर्णन बल है, रोटेशनल फोर्स है। जैसे ये बोतल है, बोतल को हमें खोलना है, खोलना है तो मतलब घूर्णन की गति करानी पड़ेगी। और ये हमने जो लगाया है ना, जिसको बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, घुमा हुआ बल, घुमावदार बल, सीधा बल नहीं है, इसलिए घुमावदार बल को ही क्या, टाउ बोला जाता है। लिखना है जो रोटेशनल फोर्स, जिससे हम ढक्कन खोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कपड़ों को वो करते हैं, सुखाते निचोड़ते हैं, वो भी क्या होता है, रोटेशनल फोर्स, टाउ होता है, बल आघूर्ण। एग्जाम्पल लिख देना दो तीन, बोतल का ढक्कन खोलना, कपड़ों को निचोड़ना, क्या, नट बोल्ट खोलना, हाँ, और क्या, वो सब कोई भी रोटेशनल घुमावदार बल है। आघूर्ण मतलब घूमने वाला बल, नाम में लिख ही देना बल आघूर्ण, और एग्जाम्पल लिख लेना, उससे याद रहेंगे ये कि बल आघूर्ण है क्या, है नाटक। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे, इधर देखो, टाउ जो होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ इंटू डी। क्या होता है, आप कितना बल लगा रहे हो, देखो उधर, बल आघूर्ण, कितना बल लगा रहे हो, कितनी दूरी से लगा रहे हो, लिखना है पहले, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। ये लिखे तो हैं, देखो ना, सब ये बने हुए हैं एग्जाम्पल्स, स्प्रिंग घुमाने के। इस फॉर्मूले को देखो और इसको एक बार समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन बस लिख देते हैं, एफ इंटू डी, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखो, अगर आप किसी बोल्ट को ओपन करना है, ठीक है, ये सबको पता है, सब यूज करते हैं, देखा होगा सबने, टाइट बोल्ट है, नहीं ओपन कर रहा है, हो रहा है, तो देखो ये छोटी सी रिंच है जो है, इसका यूज करते हैं। अगर इससे भी नहीं बन रहा है ना, तो इसमें किसी चीज को फंसा के और लंबा कर लेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और जितना जितना ज्यादा आप लंबा करोगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे, टाउ बढ़ जाएगा आपका। आपके हाथ की में ताकत तो उतनी ही है, तो इसलिए आपको बल आघूर्ण बढ़ाना है, घूमने घुमावदार बल को बढ़ाना है, तो एफ या तो बढ़ा लो। तो एफ क्या मतलब, अपने शरीर में तो ताकत उतनी ही है, बढ़ा के ज्यादा तो ले नहीं आओगे, पूरी दम लगा ही रहे हो खोलने के लिए, तो कम से कम दूसरा काम क्या किया जाता है, डी बढ़ा सकते हैं, डी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, क्या। तो मैं कहाँ बता रहा हूँ एक पे होगा, मैं अभी डी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसलिए इंसान की जो क्षमता है, फोर्स तो उतना ही रहेगा, ठीक है, फोर्स बढ़ा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे से रेंज इसको आधा कर लो, तुम बड़ा कर लो, ठीक है, तब भी खोल दो, तो तुम्हारी ताकत की बात है, फोर्स ज्यादा लगा लो, डी कम कर दो, छोटी रेंज ले लो, खुल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर फोर्स लिमिटेड है आपके पास, और आपको टाउ घुमावदार ये बल आघूर्ण बनाना है, तो आप क्या कर लो, डिस्टेंस बड़ी कर लो आप, इससे क्या होगा, चीजें खुल जाए, वो बोल्ट जो है वो खुल जाएगा। तो मैं कहने का मतलब बस यही है कि बल आघूर्ण दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो बल, और कितनी दूरी से बल लगाया जा रहा है घुमावदार पर, ठीक है। तो ये नोट डाल के बस लिख देना कि कभी ये वाला केस पूछते हैं, इसलिए लिख देना कि बल आघूर्ण जो है वो दूरी के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी दूरी से बल लगाया जाए, अनुक्रमानुपाती। टॉर्क ही बोलते हैं, क्या, फोर्स, हाँ, ट्रांसलेशन कुछ नहीं, ये सिंबल जो दिया गया उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा।
एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, इसी से सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ है। 3-4 पॉइंट बस हमें लिखने हैं, अलग से नाम डालना है उसको, और उसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, रोटेशनल इनर्शिया इंग्लिश में। लिखो, अलग से अलग पॉइंट है बिल्कुल, इसे बल आघूर्ण से अलग। बल आघूर्ण बस इतना ही है, और कुछ नहीं लिखना हमें इसमें। अच्छा, बल आघूर्ण की यूनिट पता हो ना? यूनिट तो निकाल ही लोगे ना, एफ मतलब न्यूटन और फिर एक और मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया ये भी। हाँ हाँ। आ, हमने क्या लिखा, अगला क्या लिखना है हमें? एक सेकंड रुको, कहाँ पे था ये, अभी आया तो था। ये वाला देखो, जड़त्व आघूर्ण, ये इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। जल्दी से हेडिंग डालो। और हिंदी इंग्लिश में हमने लिखा रोटेशनल इनर्शिया। पहली चीज समझना, अभी देखो क्या है, यहां पर वर्ड आ रहा है रोटेशनल, मतलब घूमने वाला, इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब मोशन पढ़ा था हमने, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया का आयुषी बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, किसको बोलते थे? जड़त्व का नियम। अलग बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया। दीपा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, जिसको गैलीलियो का लॉ बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता था, सुनना था। इसके बस हमें एप्लीकेशन लिखने हैं, बस सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जिसको अगर थोड़ी सी भी फिजिक्स याद होगी या कुछ कुछ याद हो, अगर सही से पढ़ी होगा 11वीं 12वीं में, मुझे तो याद है कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन बनते थे रोटेशनल इनर्शिया से। जड़त्व आघूर्ण निकालना होता था, अलग अलग आकृतियां दे देते थे, इसका रोटेशनल इनर्शिया निकालो, और इसमें पूरी मैथ लग जाती थी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, पूरी कैलकुलस सब लगती थी। पढ़ा होता होगा तो। हाँ हाँ, पढ़ा ही नहीं था इसीलिए तो। हाँ, तो सुनना समझना है, वह है क्या? जड़त्व तो हमने लिखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण जिससे वो, जड़त्व देखो मरता है, जड़ता से बना हुआ, जड़ता मतलब रुका हुआ। जड़त्व, जड़त्व का मतलब कोई भी चीज क्या है, वो अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया एक गुण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का वो गुण, जिसमें अगर वो स्थिर रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप बाहर से बल नहीं लगाओगे कुछ, और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक बाहर से बल ना लगे। ये जड़त्व बोलते थे। वही गुण यहां पर आएगा, लेकिन घूमते हुए आएगा, क्योंकि मोशन, हम मैंने बताया मोशन के का हर चीज रोटेशनल मोशन में अप्लाई होती है, वही चीज। तो अगर कोई चीज घूम रही है तो घूमती रहेगी, और अगर रुकी है रोटेशन में तो रुकी रहेगी। कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, लेकिन इसका यूज कहां कहां किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, पहले लिखना, जड़त्व आघूर्ण, इसका फॉर्मूला लिखना आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। अब इसका मतलब समझना, देखो क्या है, इसका 2-3 जगह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको पूछा जाता है। 2-3 पॉइंट्स में बता रहा हूं बस, इस आघूर्ण इसके वो नहीं बता रहा एक्सपेरिमेंट की कैसे निकाले जाते हैं। जैसे एक तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, कहाँ गया डायग्राम है, नहीं है इसमें। सुनना, वो सबको पता होता है कि जब लोग रोप वॉकिंग करते हैं, जो एक सर्कस में दिखाते हैं, एक रस्सी पे चलते हैं, ठीक है, रस्सी पे चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा कोई रस्सी, डंडा वंडा ले लेंगे हाथ में, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। अगर नहीं लेते तो हाथ फैला देंगे ऐसे। अगर आपने हाथ कम किए, हाथ छोटे किए, तो आप तुरंत गिरोगे, जल्दी गिरोगे। ये किस वजह से होता है?
mr² की वजह से होता है। लिख देता हूं पहले एक बार, आई। जड़त्व आघूर्ण क्या है? अपनी स्थिति, जैसे जड़त्व हमने पढ़ा था पहले, वो अपनी ओरिजिनल स्पीड चीज में रहना चाहेगा। अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। वैसे यहां पर भी है, अगर जिस बैलेंस में वो यहां पर रोटेशनल है, तो अगर वो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में तो घूमता रहेगा। ठीक है, तो जड़त्व ये गुण हो गया। अब देखो इधर होता क्या है, जैसे ही आपने आई बढ़ाया, जड़त्व बढ़ाया, जड़त्व आई का बढ़ने का मतलब क्या है? जड़त्व बढ़ गया। जिस पोजीशन में वैसे ही रहना चाहेगा वो। तो आपने बड़ा सा डंडा ले लिया या हाथ खुले कर दिया आपने ऐसे, तो आर बढ़ गया, दूरी, डिस्टेंस बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, अब इसके बढ़ने से जड़त्व आपका बढ़ गया। जड़त्व मतलब अब आप जिस पोजीशन में हो, फिजिक्स आपको उसी पोजीशन में रखना चाहेगी। जितना बड़ा डंडा ले लोगे उतना जड़त्व आप बढ़ा दोगे, फिजिक्स उसी पोजीशन में। आपने छोटा किया आर, मतलब आपका जड़त्व कम हो गया, वो टेंडेंसी खत्म हो गई उसी सिचुएशन में रखने वाली, इसलिए आप जल्दी गिरोगे। तो ये आई का बहुत यूज होता है। पहले लिखेंगे हम लोग रोप वॉकिंग में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ऐसा क्यों किया जाता है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, IMR²। तो लिख देना कि अगर रोप पे, रस्सी पे, पूरी कहानी लिख देना। रस्सी पे चलते हुए हम हाथ खोल देते हैं बैलेंस बनाने के लिए, या फिर किसी एक स्टिक, डंडे का यूज करते हैं। हो गया। नेक्स्ट, दूसरी चीज, एक तो ये पूछा था, एक क्वेश्चन और बस इनर्शिया में, ये एंगुलर इनर्शिया में। ठीक है, और वो इससे रिलेटेड, ये देखो, ये वाली मैं शेप बता रहा था, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे डेरिवेशन में कि इनर्शिया निकालो सबका, एंगुलर इनर्शिया आई निकालो से एक के हिसाब से। अगर आपने कोई एक, ऐसे देखो, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस इनर्शिया में, एंगुलर इनर्शिया में 2 पॉइंट ही पूछे जाते हैं, और इसमें से आप ये 2 चीजें नीचे लुढ़काओ। एक तो छल्ला, ठीक है, जिसको हुप बोलते हैं, हेलो हुप, ये छल्ला है। और एक सॉलिड स्फीयर। तो कौन सी चीज पहले नीचे गिरेगी? साथ साथ में बिल्कुल उसी एंगल से आप नीचे करो। क्यों? मास का रोल नहीं होता यहां पर। मास से कुछ नहीं होता है, जड़त्व का इसमें आंसर सही है। अगर आपने एक छल्ला गिराया, ठीक है, और आपने क्या किया, सॉलिड स्फीयर गिराया, ये वाला, इनर्शिया आई क्या है? आई वो गुण है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहेगा बस। तो जो छल्ला है वो, इसका mr² है, इसका 2/5 mr² है। सेम मास हो, अगर सेम मैटर मटेरियल इस्तेमाल किया गया, आधे किलो का ये भी है, आधा किलो बता रहा हूँ, 100 ग्राम का ये भी, 100 ग्राम का ये भी मान लो अगर। ठीक है, m बराबर है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण जो आता है, इनर्शिया, रोटेशन है, ये mr² आता है। ये फॉर्मूला से 2/5 mr² आएगा। मतलब ये क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। इसका जड़त्व ज्यादा है, आई ज्यादा है, इसका जड़त्व कम है। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहेगा। तो ये जहां पर अगर स्टिल है, यहां पर आपने रोका था, तो ये यहीं रहना चाहेगा। इसलिए इस पे ग्रेविटी का असर कम कम होगा, धीरे धीरे होगा। जबकि जो सॉलिड स्फीयर होगा, इस पे क्या होगा, इसका एनर्जी आपका, आई जो है कम है, और इस वजह से ये तेज स्पीड से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसका जो जड़त्व है वो क्या है? कम है। लिखना हमें ऐसे बना देना है दूसरा क्वेश्चन बस, एक अगर छल्ला और एक सेम सॉलिड स्फीयर एक प्लेन से गिराया जाए तो सॉलिड स्फीयर तेजी से आता है। यहाँ मास नहीं बताना होता, अगर मास बताओगे तो आंसर गलत तुरंत, क्योंकि ऑप्शन में मास जरूर देते हैं।
इसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। यहाँ पे हमें बताना क्या है, जड़त्व आघूर्ण आई, और दोनों के आई लिख देंगे। इन दो के बस लिख देने, इनके दो के, छल्ले का एम आर स्क्वायर, इसका 2/5 एम आर स्क्वायर, इनका दो का लिख देना बस। और लिख देना उसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा है। जड़त्व आघूर्ण मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की कोशिश, तो इस नीचे स्लोली आएगा, धीरे आएगा। सॉलिड का नहीं, सॉलिड से मतलब नहीं, सॉलिड स्पेयर, हाँ ठोस कम होगा, 2/5 हो गया ना। चलो बस। चलो जल्दी से हम लोग बीच में लाइन खींचते हैं, और एक तरफ लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो बल, रोटेशनल स्पीड जब हम मोशन पढ़ते हैं तो दो तरीके के बल होते हैं ना, ऐसे खींचेंगे लिखेंगे, और एक लिखेंगे सेंट्रीपिटल, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। दूसरी तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, या इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और ये बीच में डिवीजन करके ही लिखो तो उससे क्लियर रहता है। फ्यूगल, FUGAL। जल्दी हम लोगों को कुछ पॉइंट, कुछ एग्जांपल लिखने हैं, 4-5। नंबर 1, पहला देखो, पहला तो यही पॉइंट लिखा है सेंट्रीपिटल। ये हिंदी वाला वर्ड भी सही है, इंग्लिश भी वर्ड सही है। इसको इंग्लिश में सेंट्रल सीकिंग बोलते हैं। सेंट्रल सीकिंग मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल। सर्कुलर मोशन अगर कोई हो रहा है तो केंद्र की तरफ अगर कोई बल लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। अभी देखो, अभी वर्ड लगाया जाता है अंदर की तरफ, अभिमुख बोलते हैं ना, सामने की तरफ, ठीक है, फिस्ट की तरफ। तो लिखना है कि जो केंद्र की तरफ बल लगता है, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो लिख देना सेंट्रल सीकिंग फोर्स, सेंट्रल की तरफ लगने वाला, सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग फोर्स, केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल, जो लिखना है केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल, सेंटर फ्लीइंग फोर्स बोलते हैं। फ्यूगल और फ्लीइंग से याद भी रहता है, फ्लीइंग मतलब बाहर की तरफ भागना, केंद्र से दूर जाने वाला बल, फ्ली फ्ली भागना। सेंटर फ्लीइंग फोर्स क्या होगा, ये होता है। इसको देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इधर, सब लोग देखो, ये एक बाइंडिंग फोर्स होता है, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन होता है। बाइंडिंग मतलब जो बांधता है, बांधने वाला बल। अगर ये बल ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। जैसे ये देखो बनाओ, ये अगर ये एक बॉल को बांध के ऐसे चारों तरफ घुमा रहा है तो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये जो रस्सी है, ये डोर है, ये अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही, बल लगा रही, इसीलिए ये इस रास्ते पर लगा हुआ है। अगर ये डोर टूट जाए तो ये सर्कुलर मोशन टूट जाएगा, ये उधर उधर भाग जाएगी बॉल कहीं पे। ठीक है, तो अंदर की तरफ लगने वाला जो बल होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है, बांधने वाला बल।
ठीक है, लिखेंगे हम लोग ये एक बाइंडिंग फोर्स होता है, बांधने वाला। बाइंडिंग फोर्स होता है बांधने वाला बल। और इसका बहुत जगह पर यूज किया जाता है। अब सुन, हम लोग लिखते हैं इसी के नीचे, फिर बाद में उसके लिखेंगे इसी में, सेंट्रीपिटल में, इसी की तरफ। इस बल का सबको हम लोगों को पता है कि इसके इधर सब लोग, ये कोई एक बल नहीं है, ये कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत तरीके के बल आ जाते हैं। जैसे समझो, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। पहले समझना, लिखना मत। जो पूरा सौर मंडल चल रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के आधार पर चल रहा है। कि बीच में सूर्य है, सन, और सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ग्रह पर, सभी ग्रह पर अपनी तरफ खींच रहा है उनको, इसीलिए वो रुके हुए हैं यहाँ पर। अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल ना लगाए अपनी तरफ, तो ग्रह इधर उधर भाग जाए, अंतरिक्ष इतना बड़ा वो स्पेस है, ब्रह्मांड, कहीं भी भाग जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एक एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ऐसे ही जो, मतलब अगर ये फोर्स ना हो तो समझ लो पूरी दुनिया ही, पूरा ब्रह्मांड ही तहस नहस हो जाए। सेंट्रीपिटल एटम जो होता है, परमाणु, वो भी इसी पे काम करता है। बीच में प्रोटॉन होता है यहाँ पर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और इधर इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। एटॉमिक फोर्सेस जो होता है वो भी कैसा बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, पहले लिखेंगे दोनों, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा। हाँ, सोलर सिस्टम लिखेंगे पूरा, सौर मंडल, और आगे लिखना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, केंद्र की तरफ लगने वाला। थोड़ा डायग्राम बना दिया करो, थोड़े छोटे मोटे हल्के फुल्के ऐसे। हाँ हाँ, बीच में सन इधर उधर खींच रहा है अंदर की तरफ। हाँ, तो एक ऐसा फोर्स है ये, अंदर की तरफ खींचने वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे लिख देना, एटॉमिक फोर्स, जो परमाणु बल होता है वो भी, बीच में प्रोटॉन बना दो, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अच्छा देखो इधर, एक तीसरा एग्जाम्पल और है, और वो इंपॉर्टेंट, ज्यादा पूछा जाता है। ये दो तो इजी है समझने के लिए, सबको पता होता है कि कैसे काम कर रहे होते हैं। तीसरा है, देखो, जब किसी भी रास्ते पे, किसी भी मोड़ पे जब कार या बस मुड़ती है, तो एक सेंट्रीपिटल, जैसे मुड़ेगी चीज, एक अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और रेसर भी हो, और वहां पर ये सेंट्रीपिटल, जैसे यहाँ पे तो रस्सी की वजह से मिल रहा है, वहां पर ग्रेविटेशन की वजह से अंदर की तरफ बल लगता था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से लगता था। जब गाड़ी घूमती है तो क्या होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण, वो ये वाला बल देता है अंदर की तरफ घूमने वाला। तो लिखना है कि मोड़, जो क्या, मोड़ मोड़ को बल क्या बोलेंगे, टर्न्स, मोड़ पे जो गाड़ी घूमती है वो भी क्या है, फोर्स कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, टर्न पे ना, घुमावदार रास्तों पे जब टर्न होता है, सेंट्रीपिटल। और वो लिख देना, फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। ऐसी जगह पर फोर्स कौन देता है, अंदर की तरफ, अंदर लगता है, फ्रिक्शन, घर्षण। अब सुनना इधर देखो, सेंट्रीफ्यूगल पे आते हैं, ये वाले पे। सेंट्रीफ्यूगल देखो, हमें पता है, फ्यूगल सेंटर फ्लीइंग हमने लिखा है, बाहर की तरफ जाने वाला बल, जो केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा हमेशा। और ये बल जो लगता है, अब फिर से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ही लगता है कि बाहर की तरफ भागने की, वो करता है। पहले देखो इधर सब लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फोर्स, इसको बोला जाता है स्यूडो फोर्स या आभासी बल। अभी पहले समझना, छद्म बल, ये बल तभी होगा जब सेंट्रीपिटल हो, मतलब ये अपने आप नहीं हो सकता, जब ये होगा तभी वो होगा, इसको बैलेंस करने के लिए।
बाहर की तरफ एक बल लगेगा। पहले एक वर्ड लिखो, अभी समझ में आएगा। लिखना है कि ये एक स्यूडो फोर्स होता है या छद्म बल जो बाहर की तरफ लगता है। स्यूडो फोर्स या छद्म, छद्म मतलब दिखावे वाला, स्यूडो फोर्स आभासी बल, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स है क्या? स्यूडो, स्यूडो का मतलब ही छद्म, छद्म है। हाँ, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अच्छा, देखो इधर, ये इधर सब लोग, ये फोर्स इसी वजह से लगता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स हो, कोई चीज अंदर की तरफ खींच रही हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ रहेगा, रहने की कोशिश करेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल देखो कहां पे करते हैं, कहां पे होता है कि पहला और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका, और वो है वॉशिंग मशीन। लिखते जाना, एग्जाम्पल लिखते जाओ, सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वॉशिंग मशीन। दूसरा, जो दूध से मक्खन निकालते हैं, तो क्या बोलेंगे? दूध से दही, मक्खन। अरे दही से मक्खन ना, दही से नहीं, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से दूध घी निकलता है, दही से मक्खन ना। हाँ, दही से मक्खन। हाँ, तो दही से मक्खन लिखो मत को। हाँ, दही से मक्खन। जो मौत का कुआं होता है वो, उसमें भी, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता मौत का कुआं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अरे वो तो पता है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो मौत का कुआं। हाँ। अब इसमें देखो क्या, ये सब बाहर के बल होते हैं। इधर देखो, ये सब फोर्स इधर बाहर की तरफ। देखो जैसे वॉशिंग मशीन, जिस प्रिंसिपल, सब सब एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। ये एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इनको बाहर की तरफ ठीक वो करता है। और ये एक आभासी बल है, सीडो फोर्स है, क्योंकि कुछ अंदर की तरफ लग रहा होगा इसलिए बाहर की तरफ फोर्स कुछ लगा। इसलिए देखो, जब दही को मथते हैं अंदर सेंट्रल पॉइंट पे, हाँ सेंट्रल पॉइंट पे जब आप कुछ घुमाओगे, ठीक है, तो अट्रैक्शन का बल लगेगा, चीजें आएंगी, इसलिए जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, बाहर की तरफ कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, मथनी से, इसलिए बाहर की तरफ चले जाते हैं, और इसका यूज करके मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बाहर का फोर्स है, आभासी बल है, जिसका इस्तेमाल इन चीजों में किया जाता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, हाँ, अरे वो तो झूले वाला फॉर्मूला हमारा काम का नहीं है, क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन पूछे जाते नहीं। हाँ, अगली चीज बस, ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हो गया, बस हेडिंग डालो सब लोग जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम, बस ये लास्ट चीज ये है रोटेशनल मोशन में। नहीं, एंगुलर मोमेंटम जाने का तो लिखा नहीं था। हाँ, एंगुलर मोमेंटम नहीं, थोड़ी सी आधे घंटे का और इसके बाद वाला टॉपिक बस। वो तो आसान भी है, इजी भी है, सबको पता भी होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल वाला वो इजी होता है, वो इंटरेस्टिंग भी होता है। इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम, इधर चल, जल्दी जल्दी, एंगुलर मोमेंटम। देखो, मोमेंटम हम लोग लीनियर में जब हम लोग पढ़ते थे, रेखीय गति, तो हमने पढ़ा था मोमेंटम को पी से बोलते थे। किसी भी, कोई भी चीज अगर गति में है, मोशन में, एम मास की, तो उसके पास में वी वेलोसिटी है, तो उसका ये संवेग कहलाएगा। मोमेंटम क्या बोलते थे? संवेग। तो संवेग क्या होता था? एम वी। तो संवेग बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। संवेग संरक्षण का नियम कौन सा था, पलक बताओ, दीवा बताओ। थर्ड लॉ, जो न्यूटन का था, एक्शन रिएक्शन वाला, उसको संवेग संरक्षण का नियम बोलते थे। और उसी से पे रॉकेट वगैरह भेजे जाते थे ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम। वैसे ही अगर ऐसे गति हो रही है तो लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम बस आ जाएगा। ये लीनियर हो गया,
रेखीय संवेग कह देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग। तो हेडिंग जो डाली हमने, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, और लिखेंगे उसका पहले फॉर्मूला ही लिख दो। कोणीय संवेग क्या होता है, देखो एम, एम मतलब मास, मास होता है, देखो इधर मास, हर एम मास वाली चीज के अंदर अपना जड़त्व होता है, मास मतलब जड़त्व, इसलिए यहां पर मास की जगह क्या यूज किया गया, आई। आई अभी हमने लिखा था जड़त्व आघूर्ण, आई। और वी मतलब रेखीय गति, और यहां पर कोणीय गति हो जाएगी ओमेगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है, आई ओमेगा। लिखना है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम क्या, डब्ल्यू क्या है, ओमेगा है क्या ये, क्या है, सबने बताओ ओमेगा क्या है, देखो ऊपर सब सब ऊपर से जा रहा, एंगुलर स्पीड मोशन नहीं है, एंगुलर स्पीड कोणीय गति, कोणीय वेग या कोणीय गति डब ओमेगा है, और आई क्या है, इसको जड़त्व आघूर्ण बोलते थे, जड़त्व आघूर्ण, एंगुलर इनर्शिया, आई ओमेगा। लिख दिया, अब सुनना इधर देखो, बस हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं जड़त्व, ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसमें भी वही नियम लगता है कि किसी भी कोई भी गति हो रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हम पहले नोट डाल के ये बात लिखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम मींस कोणीय संवेग, जिसको हम लोग एल से कह रहे हैं, वो लीनियर मोमेंटम के जैसे ही संरक्षित रहता है या कंजर्व रहता है, जैसे उसमें पढ़ा था बिल्कुल सेम चीज, कंजर्व मतलब संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। हम लोगों ने एक कुछ एक एग्जाम्पल पढ़े थे, मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे पी में, मतलब संवेग जब पढ़ा था हमने, लीनियर मोमेंटम, हमने लिखा था पी का मतलब एमवी, ये संरक्षित रहता है। और हमने पढ़ा था कि मान लो अगर ये एक रिवॉल्वर है, इससे फायर की गई थी, ठीक है, और बुलेट जो है ये, इसका मास एम है, और ये बहुत तेज स्पीड से गई थी, स्पीड, ठीक है, तो ये जो पिस्टल है ये उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, उतनी स्पीड मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा इधर, देखो, तो लेकिन इसका मास ज्यादा है तो एम हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब ये एम वी का जो मल्टीप्लीकेशन है पी, ये दोनों तरफ बराबर रहेगा, P1 P2 ये बराबर रहेगा, इसीलिए जो छोटी बुलेट होती है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि मास बहुत कम है, वो भागती है दूर तक, और ये पीछे की तरफ थ्रस्ट मारता है, पीछे की तरफ झटका लगता है इसे फायर करने के बाद। ऐसे ही रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे काम करता था, इसीलिए जो देखो जब रॉकेट जाते हैं तो बीच में ब्लास्ट होते, वो होते रहते हैं, मतलब कई स्टेज में जाते हैं, सुना है ये, एक स्टेज में ईंधन नहीं चलता, जैसे यहाँ पर पहली बार जब होता है तो कभी देखना, तो आग नीचे से निकलती है, एक साथ ब्लास्ट होता है, ऊपर तक जाता है 100-150 किलोमीटर, फिर उसकी दूसरा बूस्टर कहते हैं, अब दूसरा ईंधन की दूसरी स्टेज जलेगी, वो जलेगी, फिर से वो धक्का देगा, फिर आगे की तरफ भागेगा, और ज्यादा ऊपर भेजना है तो तीसरी स्टेज भी होती है, फिर वो जलेगी जाके वहां पर, फिर आगे धक्का देगी, मतलब ऐसे एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कर करके, क्योंकि जब आग लगेगी, थ्रस्ट ईंधन जलेगा, तो उतना ही प्रेशर नीचे की तरफ लगाएगा एमवी, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ एमवी उतना ही भागेगा वो मास का,
ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके हम रॉकेट को भेजते हैं या बुलेट फायर की जाती है लीनियर मोमेंटम में। सेम चीज एंगुलर मोमेंटम में होगी, लेकिन यहां पर एम की जगह आई है और वी की जगह क्या है, ओमेगा। ये है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। और ये जो हमने अभी लिखा, जितना भी रोटेशनल फोर्स होता है, या जो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी हमने लिखा था, अभी केंद्रीय बल के एग्जाम्पल, वो सब एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण पर काम करते हैं, संरक्षण पर कार्य करते हैं। इसी को हमने लिखा देखा, देखो यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, एक्शन रिएक्शन। इसी को हम लोग थर्ड लॉ बोलते थे, न्यूटन का तीसरा नियम। जितना उधर लगा फोर्स, उतना ही जो है एक्शन रिएक्शन इधर होगा। अब इधर देखो, ये इसलिए एंगुलर, ये दोनों संवेग संरक्षण के नियम दोनों बहुत काम के, चाहे रेखीय संवेग हो चाहे कोणीय संवेग। ये कैसे काम करता है, इधर देखो, दो तीन एग्जांपल मैं बना रहा हूं इसके, दो कम से कम। इधर देखो, एक तो सन वाला, सूर्य, ये सन है हमारा, और हमें पता है सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह है वो दीर्घ इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। बिल्कुल सर्कुलर नहीं है ना, गोल, दीर्घवृत्त वाली कक्षा होती। दीर्घवृत्त का मतलब कभी एक बार पास आए, पृथ्वी ज्योग्राफी में कितना बनाते हैं हम, कभी पास आएगी कभी दूर आएगी। पेरीहेलियन अपहेलियन पढ़ते हैं, उपसौर अपसौर ना। बताओ राखी, कब होता है उपसौर, पेरीहेलियन? दीपा बताओ, पेरीहेलियन कब होता है? पृथ्वी सबसे पास में कब होती है? हाँ, क्या बोल रही हो, चार चार आ रहा है बस, आगे वाली लाइन नहीं है। 4 जुलाई। और कौन बताएगा, बताओ। सबसे पास होता है 3 जनवरी को, सबसे दूर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई। 3 जनवरी पेरी हेलियन सबसे पास होते हैं। चलो छोड़ो, नहीं समझ में आया। अब देखो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे काम, इधर देखो कैसे काम करता है। यहां पर जब बहुत पृथ्वी दूर चली जाती है, तो ये कोणीय वेग, इधर देखना, जो W होता है कोणीय वेग, इसकी स्पीड जो होती कम हो जाती है, W छोटा हो जाएगा, ओमेगा, और ये इनर्शिया जो है इसका, ये बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी पास में आ जाएगी तो आई इसका छोटा हो जाएगा। आई आर पे डिपेंड करता है, याद है, आई एम आर स्क्वायर। तो रेडियस कम हो जाएगी, आर कम हो जाएगा, और ओमेगा, बहुत तेज पृथ्वी जो है तेज स्पीड से निकलेगी यहां से, सूर्य के पास पास से। ठीक है, स्पीड इसकी तेज होगी, फास्ट तरीके से निकलेगी यहां पर। ओमेगा मतलब कोणीय जो एंगुलर मोमेंटम है उसका, वो तेज हो जाएगा। लेकिन आई डब्ल्यू रहेगा, मतलब बराबर संरक्षित ही रहेगा। जितना इसका मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट, वो लीनियर मोशन में चल रहा था, यहां पर कोणीय गति में चल रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होता है। लेकिन इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल ये है, जब कोई स्केटिंग कर रहा होता है, या उसमें दिखाते हैं कि मतलब, हाँ इसी पे देख लो, ऐसे इसी पे बन जाएगा, स्केटिंग पे ये रोटेशनल फोर्स है। अगर मैं कुर्सी को तेज से घुमाता हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, और मेरे हाथ खुले हुए हैं, और जैसे ही तेज घुमाता हूँ और मैंने हाथ इसको बंद कर लेता हूँ, तो तेज स्पीड हो जाएगी मेरी और ज्यादा। इसलिए जो स्केटिंग करती हैं या जिम्नास्ट होती है, जिम्नास्ट में कभी देखो, स्पोर्ट में देखा है ना जिम्नास्टिक, नहीं देखा? तो हाँ, तो जब ऐसे करती रहेंगी तो धीरे धीरे घूमती हैं वो लड़कियां, जिम्नास्टिक में ज्यादा होती। जब जैसे वो ऐसे बंद करती हैं हाथ, हाँ, तो बहुत स्पीड से घूमने लगती हैं सर्कुलर। या क्या होता है, जब डाइविंग करते हैं, ऊपर से कूदते हैं, समुद्रों में दिखाते हैं पानी में, तो तेज घूमने के लिए वो कोहनी बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एक पास ले आते हैं, एरिया कम कर देते हैं। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम पे का काम है। मतलब क्या है, पहले इसको बनाना है, इसमें आई कम, ओमेगा ज्यादा, तो लिखना पूरा सोलर सिस्टम जो है एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे काम कर। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इसको बोलते हैं।
पास में आएगा तो लिख देना कोणीय गति तेज हो जाएगी, ओमेगा ये बड़ा हो जाएगा, दूर जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, लेकिन आई डब्ल्यू ये बराबर रहे। और दूसरा एग्जाम्पल वो जरूर लिख देना कि घूमते हुए अगर हम सर्कुलर हाथ बंद कर लेते हैं तो स्पीड तेज हो जाएगी। अरे ये है बना तो देखो, देखा ही नहीं उन्हें ये वाला। अब देखो इसमें आई ज्यादा है, लार्ज है, ओमेगा कम है, मतलब कोणीय गति स्लो होगी रहेगी। जैसे ये हाथ बंद करेगी हीट पे तो ओमेगा कोणीय गति बढ़ जाएगी, आई स्मॉल हो जाएगा। मतलब क्या है, ये आई डब्ल्यू रहेगा बराबर ही, संरक्षित रहेगा पहले और बाद में। इसलिए तेज रफ्तार के लिए ये जिम्नास्ट या स्केटिंग जो करते हुए वो अपनी बॉडी को पास में ले आते हैं। हाँ लिख देना, पहले इसका भी एग्जाम्पल लिखो, स्केटिंग करते हुए या घूमते हुए हाथों को बंद कर लेना। कोणीय संरक्षण, वेग कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे अब रॉकेट वाला तो इतनी बार बोल चुका, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है या ये किस सिद्धांत पे काम करता है ना, ऐसे वाला। अच्छा ये देखो टॉर्नेडो भी लिखा है, जो साइक्लोन चक्रवात भी बनते हैं वो भी इसी पे काम करते हैं। चक्रवात इसलिए देखो, इधर देखो, जब साइक्लोन बनता है, अगर इधर देखो सब लोग, इतने बड़े एरिया में हवा ऐसे ऐसे घूम रही है तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन वो जितना पास में आ जाएगा ना उतनी तेज हो जाएगी स्पीड, क्योंकि आई कम हुआ, इसका मतलब ओमेगा कोणीय गति उसकी तेज हो गई। ठीक है, इसलिए जो चक्रवात भी बनते हैं, इसलिए बहुत बड़े एरिया में जब चक्रवात होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, कहते हैं फैल गया दूर तक, अब इसकी इस ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन चक्रवात जितना छोटा होता चला जाता है उतनी कोणीय वेग डब्ल्यू उसका तेज होता चला जाता है। ठीक है, लिख देना साइक्लोन्स जो होते हैं वो भी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पे काम करते हैं। बस ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया, सेकंड, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं।